बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात कर रहे थे, तो वाष्पोत्सर्जन में हम लोगों ने वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में देखा। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार क्या होते हैं हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया। उसमें हम लोगों ने देखा था कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 80 to 90% वाष्पोत्सर्जन है वो इसी के कारण होता है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आपको यहाँ पे रंध्र की स्ट्रक्चर है वो ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आज हमारा टॉपिक है वो है रंध्रों की संरचना। रंध्र किस तरह के पाए जाते हैं। आपने ये दोनों डायग्राम है वो 11th क्लास में जब आप पादप शारीरिकी पढ़ रहे थे, प्लांट एनाटॉमी पढ़ी है, उसमें आप लोगों ने ये दोनों के दोनों प्लांट्स के डायग्राम है वो देखे थे कि दोनों प्लांट्स में किस तरह की रंध्र पाए जाते हैं। दोनों प्लांट्स के बारे में जो बात कर रही हूँ वो है हमारे द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादप। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द्विबीजपत्री पादप में जो रंध्र पाया जाता है वो किडनी जैसी आकृति का होता है, या हम लोग बोलेंगे सेम के बीज के आकार का होता है। और यहाँ पे जो डंबल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, जो आपको डंबल जैसा दिखाई दे रहा है, जो गार्ड सेल्स है, तो वो कौन सी होती है, एक बीजपत्री पादप में पाई जाती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार डायग्राम को अच्छे से। तो डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे आपको जो बीच में अंडाकार छिद्र दिखाई दे रहा है वो अंडाकार छिद्र है वो रंध्र कहलाता है। और रंध्र के बाहर की तरफ हम लोग लीफ की बात करें कि मान लो ये एक लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ का ये ऊपरी सरफेस होता है और ये क्या होता है, निचला सरफेस होता है। तो यहाँ पे जो ऊपरी सतह है चाहे निचली सतह की बात करो तो दोनों ही सतह पे क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। कौन से में कैसे पाए जाएंगे ये हम लोग आगे प्रकारों में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि रंध्र पाए जाएंगे और ऊपरी सतह होती है, चाहे हम किसी की भी बात करें, चाहे हम प्राणियों में बात करें, चाहे हम पादपों में बात करें, उसे हम अधिचर्म एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस या अधिचर्म की बात करें तो ये वाली जो हमारे इस रंध्र को दोनों तरफ से घेरे हुए है वो भी क्या है, अधिचर्म ही है। लेकिन ये अधिचर्म नहीं होके और किसी सेल से अलग होती है, मतलब जो अभी अधिचर्म है उस अधिचर्म सेल से जो अलग होगी उसके अलग होने का रीजन ये है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। हम लोग देखते हैं कि ऊपरी सरफेस और निचली सरफेस और उसके ऊपर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, जिसके कारण लीफ हमें कैसे देगी, सॉफ्ट दिखाई देगी। बीच में वेन्स पाई जाएगी, शिराएं पाई जाएगी जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। और उसके अलावा जो हमें ग्रीन कलर का जो पोर्शन दिखता है वो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है वो उसका पर्ण मध्योतक होता है, जिसमें पर्ण के बीच के जितने भी उत्तक है वो भरे हुए रहेंगे। उन उत्तकों में हरित लवक भी पाया जाता है। अब आप लोग जो ये अंडाकार छिद्र देख रहे हैं, अंडाकार छिद्र को दो कोशिकाएं वो पूरा का पूरा घेर के रख रही है, मतलब उसको सुरक्षित रख रही है, उसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प कर रही है। उसको खुलने और बंद करने में हेल्प करने के लिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल्स कहते हैं, या हम द्वार कोशिकाएं भी कह सकते हैं। अब इन द्वार कोशिकाओं के बाहर जो और कोशिकाओं का जाल बना हुआ है उसको सहायक कोशिका कहा जाता है। सहायक कोशिकाएं जो बाहर से वाटर सप्लाई करने का काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको जो द्वार कोशिकाएं दिखा रही है, इन द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति है वो कैसी है, पतली है, लेकिन जो आंतरिक भित्ति है वो कैसी है, मोटी है, ठीक है। कि जो द्वार कोशिकाएं होती है, इन द्वार कोशिकाओं की आकृति बलून के जैसी है। जो गुब्बारा आप लोगों ने देखा है कि तो उसका गुब्बारा है, गुब्बारे की आकृति कैसी है, ऐसी है। लेकिन जब ये लूज रहेगा, आप लोग यहाँ पे देखिए कि जब ये लूज रहेगा कैसा रहेगा, श्लथ रहेगा, तो ये कंडीशन में क्या रहेगा, चिपका हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही इसमें अंतःपरासरण हुआ, अंतःपरासरण का मतलब इसमें पानी अंदर की तरफ गया, बाहर पानी ज्यादा है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पानी जब गमन करता है झिल्ली को क्रॉस करके उसको परासरण कहते हैं। अंदर की तरफ जा रहा है तो अंतःपरासरण, बाहर की तरफ जा रहा है तो बहिर्परासरण, ठीक है। तो अंदर की तरफ पानी जा रहा है तो ये जो सेल्स होती है ये अपनी इस टाइप से शेप ले लेती है। शेप लेने से यहाँ से जो छिद्र है वो खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे छिद्र क्लोज है, यहाँ पे छिद्र क्या है, ओपन है। और जैसे ही बहिर्परासरण मतलब बाहर की तरफ इसमें पानी निकलेगा तो रात्रि के समय ये वापस क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। दिन के समय ये वापस क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ये जो स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के साथ में आप लोगों ने ये क्रियाविधि आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड तक इसी क्रियाविधि को माना जाता है। लेकिन आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो 12th स्टैंडर्ड में इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो इंक्रीज स्ट्रक्चर जो इंक्रीज मेथड रहेगा, इसमें मैकेनिज्म रहेगी, क्रियाविधि रहेगी, उस क्रियाविधि को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि रंध्र पाए जा रहे हैं, ये हम लोग बात करें द्विबीजपत्री में, ये हम बात करते हैं एक बीजपत्री में, जिसमें डंबल शेप्ड है। इसकी सिर्फ आकृति चेंज होती है, वर्क इनका भी
सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि रंध्रों के आधार पे पर्णों को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। आप लोगों ने यदि पादप शारीरिकी है, प्लांट एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी 11th क्लास में, तो उसमें पर्ण की दो स्ट्रक्चर पढ़ी है आप लोगों ने, समद्विपार्श्विक और एक पृष्ठाधारी। तो पृष्ठ आधारी नाम से समझ में आ रहा है कि उसमें क्या होगा, आधार भाग पे क्या पाए जाएंगे, या हमारे स्टोमेटा है वो प्रेजेंट होंगे। समद्विपार्श्विक मतलब दोनों सतह पे समान रूप से पाए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इन स्टोमेटा का नाम कैसे चेंज हो जाता है। या अधोरेंद्री, अधोरंध्री का मतलब रंध्र का मतलब आपको समझ में आ गया। अधो का मतलब क्या होता है, नीचे, अधि का मतलब होता है ऊपर। तो यहाँ पे अधोरंध्री देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि प्लांट, ये क्या है, प्लांट का तना है और इस तने के ऊपर जो लीफ लगी हुई है वो 90 डिग्री के कोण पे लगी हुई है। अब 90 डिग्री के कोण पे लगे रहने के कारण इसमें रंध्र है वो खाली नीचे पाए जाएंगे, तो इसको पृष्ठाधारी पर्ण कहा जाता है। रंध्र है वो सिर्फ निचली सतह में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे द्विबीजपत्री पादप और सेब और संतरा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं उभयरंध्री। उभयरंध्री का मतलब कि प्लांट के दोनों सतह पे पाए जाएंगे, मतलब लीफ है उसके इधर भी और इधर भी। तो तने में ये समांतर इस टाइप से लीफ लगी हुई होती है जो तने के समांतर रहेगी और दोनों सतह पे इसमें रंध्र है वो पाए जाएंगे। समद्विपार्श्विक पर्ण कहते हैं दोनों सतह पर समान रूप से रंध्र उपस्थित होते हैं। एक बीजपत्री पादप, जई और मक्का इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अधिरंध्री का। अधिरंध्री का मतलब ये हुआ, हम लोग देखते हैं कि तापमान, आर्द्रता, हवा, हर चीज क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन को और जो रंध्रों को इफेक्ट करती है। अब किस तरह से इफेक्ट करेगी कि यदि टेम्परेचर हाई है तो उस कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन भी हाई होगा। यदि हवा तेज चल रही है तो उस कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन है वो ज्यादा होगा। लेकिन हम आर्द्रता की बात करेंगे, आर्द्रता मतलब जो हम लोग देखते हैं शिलोंग और साइड के एरिया होते हैं, शिलोंग आसाम वाली साइड में या जहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आर्द्रता बनी रहती है पूरे टाइम। तो आर्द्रता यदि बाहर ही ज्यादा है तो वो पानी ऑब्जर्व नहीं करेगी उससे, प्लांट से, तो वहाँ पे क्या है, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो हम देखते हैं कि अधिरंध्री जिसमें सिर्फ ऊपरी सतह पे पाया जाए, तो जलोद्भिद पादप है, हम कह रहे हैं आर्द्रता में कम हो रही है, तो जलोद्भिद जल के सरफेस के ऊपर लीफ है, तो नीचे की तरफ उसमें क्या होंगे, बिल्कुल भी रंध्र नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे, ऊपर की सतह पे पाए जाएंगे। तो ऊपरी सतह पर जलोद्भिद पादपों में अधिरंध्री कहलाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, तो अधिरंध्री कहलाएंगे। एग्जाम्पल हो गया इसका वाटर लिली। यहाँ मैंने आपको स्टोमेटा के स्ट्रक्चर, जो रंध्र के स्ट्रक्चर है वो आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझा दी। आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि रंध्र है वो 100 से 10,000 तक कितने भी एक लीफ में रंध्र है वो पाए जा सकते हैं। रंध्रों के किस तरह से यहाँ पे ये सारे के सारे फंक्शन करती है, सारी की सारी सेल है, तो आप इसकी थ्योरी है वो अपनी नोटबुक से आप पढ़ लीजिए। आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।